देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। प्रधानमंत्री मोदी ने बम्पर जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश दे दिया है कि अब बिहार के बाद बंगाल की तैयारी करो। मोदी नीतीश 202, राहुल तेजस्वी 35, करीब करीब 6 गुना। यह बिहार का रिजल्ट है। मोदी ने जो कहा सब सही निकला। 2010 से बड़ी जीत, लैंडस्लाइड विक्ट्री, जंगल राज की नो एंट्री, कट्टा राज का सुपड़ा साफ, पॉलिटिकल पंडित बिहार का एनालिसिस जाति से शुरू करते हैं, जाति पर खत्म करते हैं, लेकिन बिहार में जाति की हवा नहीं चली, जाति ही हवा हो गई। एनडीए से जितने यादव जीते हैं उनका रेशो आरजेडी से ज्यादा है, जितने मुस्लिम जीते हैं उनका रेशो भी ज्यादा है, जितने दलित जीते हैं उनका भी ज्यादा है। तो हर जाति का वोट मोदी को मिला है। और कांग्रेस, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि माओवादी मुस्लिम पार्टी क्या इस तरह के रंग में रंग गई है। महिलाओं ने पूरे परिवार को वोट दिलवाया। जेनजी ने मोदी पर ही भरोसा जताया। योगी आदित्यनाथ की सभाओं का जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है। बिहार में महाविजय के बाद जब सब ये सोच रहे थे कि मोदी अपनी स्पीच में सिर्फ जीत की कहानियां ही सुनाएंगे, तब मोदी ने नए टारगेट का ऐलान कर दिया। बिहार के बाद अब बंगाल के जंगल राज की बारी है। मोदी ने एक और बहुत बड़ी बात की कि कांग्रेस में जल्द ही एक और विभाजन हो सकता है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस परिजीवी तो पहले से ही थी, अब मुस्लिम लीग वादी और माओवादी भी हो गई है। बिहार में बीजेपी की जीत के बाद ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की नींदें उड़ी हुई हैं। 26 में बंगाल और 27 में यूपी है। तो क्या बिहार के साथ ही बंगाल और यूपी के नतीजे भी आ गए हैं? इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। शानदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। सत्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ, जेडीयू प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शोएब जमई, दिल्ली अध्यक्ष हैं AIMIM के। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, टेंशन हाई है। पीडीए का फॉर्मूला, जात पात, सारी इक्वेशन सब हवा हवाई हो गई है। 27 में क्या करेंगे? पिनाज जी, 2024 बीते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 2024 में जो नतीजे उत्तर प्रदेश के थे, समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिला के 43 सीटें हम लोग जीते थे। आपसे मैं आपके चैनल पे वादा करके जा रहा हूँ, देश की जनता से और आपसे भी, 43 सीटों के रेशियो में जितनी विधानसभा सीटें आती हैं उससे कहीं ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगे उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में। कैसे? बताता हूं कैसे। भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती है और किसी भी चुनाव में 3 तरह के नतीजे की बात करती है। एक तो बहुमत, जो कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला हुआ है, एक जनमत, और एक तीसरा बहुत बड़ा मत है जिसको बोलते हैं मोदी मत। तो उस मोदी मत में सारे लोगों को बहा कर ले जाते हैं लोग और अपना नैरेटिव लोगों पे इंपोज करते हैं। जनमत अगर आप देखोगी, आरजेडी जो पार्टी है उसे पिछले चुनाव में लगभग 90 लाख वोट मिले थे। इस चुनाव में 1 करोड़ 13 लाख वोट मिले हैं। जनमत में सर, आप इसमें सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं? सेटिस्फेक्शन नहीं, सर आप आंकड़े देखिए, आप इसमें सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं। आंकड़े सुन के सेटिस्फेक्शन आपको नहीं, आपको नहीं, चिंता हो गई? मैं तो आपसे पूछ रही हूं। आपको चिंता हो गई क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं। आपको चिंता हो गई? सर चिंता होनी चाहिए आरजेडी को, मुझे नहीं होनी चाहिए। मैं तो समझना चाह रही हूँ पॉजिटिविटी की ये डोज कहां से आती है भाई आपके अंदर? मतलब एक्सट्रीम पॉजिटिव होना पड़ेगा इसके लिए। पॉजिटिव क्यों नहीं रहे? पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए सर। नहीं क्यों? लेकिन इंट्रोस्पेक्शन भी है तो फिर दिक्कत है, इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए। सुनिए ना मेरी बात, इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, कर रहे हैं। हाँ। अब टीवी चैनल पे मोदी की तरह नहीं करते हम लोग। अच्छा। हाँ, मोदी की तरह नहीं करते हैं। अच्छा। अब जो आपका जनमत है, जनमत में वृद्धि हुई है। अखिलेश जी का ट्वीट उसके रेशियो में सीटें नहीं आई हैं, ये मोदी मत है। अच्छा, इंडिया नैरेटिव है। मोदी जी तो 27 में भी रहने वाले हैं, उल्टा योगी साथ में रहेंगे। अरे मोदी जी 75 साल में रिटायर हो रहे थे। मोदी जी 75 साल में रिटायर हो रहे थे। मोदी जी 75 साल में रिटायर हो रहे थे, हुए क्या? बताइए हाँ या ना? नहीं, वो आपसे किसने कहा? पूछो। अरे आपने कहा। हमने नहीं कहा सर, मैंने तो नहीं मोदी कहा ने ना, मेरे चैनल में कहा, आपने कहा से सुना, आपने अपनी खाम ख्यालिया पॉजिटिविटी में सुन लिया हो, आपके मन की इच्छा हो तो मुझे नहीं पता। मेरी इच्छा है, 75 साल में मोदी रिटायर होंगे, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है, मेरी इच्छा है। सीएम बने, ऐसी इच्छा रख लीजिए सर पहले। नहीं, मोदी जी वाली बात पे जवाब क्यों नहीं दे रही है, बताइए मुझे। मोदी जी वाली बात को आप स्किप क्यों कर रही हैं? अगर मोदी जी कह रहे थे 75 साल में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हट जाएंगे, आज प्रधानमंत्री है, यानी आपकी जीत के लिए मोदी जी का हटना जरूरी है? बिल्कुल हटना जरूरी है। अच्छा, पहले वो हटेंगे फिर आप जिता रहे हैं सर। अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए, अब रुक जाइए सर। मतलब तुम अपना सबसे बड़ा जो आपका नेता है उसको हटा लो, तभी मैं जीत सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा। क्या हो रहा है सर, क्या बात कर रहे हैं? आप वो गलत दिशा में ले जा रहे हैं, आप पूरे बात को अपने तरफ से इंटरप्रेट मत करिए, ठीक है?
मैं ये कह रहा हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया कि नहीं हराया लोकसभा चुनाव सर, उसके लिए बधाई हुई, तारीफ हुई, पीडीए बिल्कुल की हुई, प्रशंसा हुई, बिल्कुल हुई। अब जब हार गए हो, जहां अखिलेश जी गए हैं रैलियों में, वहां का स्ट्राइक रेट क्या निकला, 0, तो फिर उसका असर यूपी में भी तो आएगा ना सर। उसी को तारीफ करिए तो फिर सवाल तो बता रहा हूं भाई, उसको आप सुन ही नहीं रही है, मैंने बताया ना। बताइए। एक जनमत हुआ, एक बहुमत हुआ। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला हुआ है। हाँ। जनमत में इजाफा हुआ महागठबंधन के। अच्छा। उसको आप एक्सेप्ट करें या ना करें, आपकी मर्जी है। अब एक जो लास्ट मत है जिसपे भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो है मोदी मत। अच्छा। मोदी के मन में अगर आ जाए कि हमें 202 सीटें चाहिए, 101 में से 95 सीटें चाहिए, तो वो मैपिंग सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चली जाती है। अच्छा, यानी आप और कह रहे हैं उसकी सुनिए, आप सुन लीजिए मेरी बात। अच्छा, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, जितनी सीटें एनडीए जीती है, 24 में मोदी जी के मन में नहीं आया था कि आपको, अच्छा एक मिनट जस्टिफिकेशन आने से पहले सवाल पूछते हैं तो फिर मिक्स अप हो जाता है। बस मेरे को एक पूछना है, कॉमन पहले मेरी बात पूरी हो जाए। कॉमन सेंस, मोदी जी ने तब कहा था कि नहीं, 24 में मेरा मन नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन से मैपिंग नहीं हुई है, अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला चलवा दो। पहले मेरी बात पूरी हो जाए। जो मोदी का मत होता है उसको इंपोज किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, और ये इसलिए किया जाता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति होनी होती है, जो कमेटी का स्ट्रक्चर था पहले, उसमें प्रधानमंत्री होता था, नेता प्रतिपक्ष होता था, और एक निष्पक्ष होता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसको हटाने का क्या लॉजिक है मुझे बताइए, क्यों हटाया गया? है तक आपके पास तर्क है? मैंने आपसे उसको निष्पक्ष ना रहे इसलिए हटाया गया है। तो यानी इलेक्शन बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। अब ये मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो हार हुई है, अभी आप पॉजिटिविटी दिखा रहे थे 10 लाख वोटों की, तो वो इलेक्शन कमीशन ने वो आपको पॉजिटिविटी दे दी, सीट हरवा के नेगेटिविटी दे दी। मतलब थोड़ा कंफ्यूजन मामला। प्रदीप भंडारी जी, अब मेरी बात आने दीजिए ना। नहीं, ईवीएम की बात नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन पे मामला पहुंच गया। बिल्कुल पहुंच गया, यानी सर भी नहीं है, अब सर और ईवीएम नहीं है, अब सीधा इलेक्शन कमीशन का ब्लेम है। प्रदीप जी, अब मैं बीजेपी से जानना चाहता हूं, चलिए जानना जो चाहते हैं, बीजेपी से मैं ये जानना चाहता हूं कि मोदी मत में ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है जो मशीन लर्निंग लगा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दुनिया के सामने रखता है और वही नतीजे आ जाते हैं? उसका जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपका कोई फॉर्मूला फेल नहीं हुआ, आपका कोई कामकाज या सिलेक्शन जो है आपने किया कैंडिडेट्स का, वो भी फेल नहीं हुआ, आपकी नैरेटिव बिल्डिंग भी फेल नहीं हुई, आपका संगठन और चुनाव लड़ने का एकजुट होकर तरीका भी फेल नहीं हुआ, आप में कोई कमी नहीं थी, सारी गलती भाई एसआई की थी, इसीलिए आप जीत गए। विनाश जी, आपके सामने युवा है, मेरे साथ युवा बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय का भाव लोकतंत्र की जननी और राष्ट्रवाद की जननी बिहार में है, और जिन्होंने छठी मैया का अपमान किया, जिन्होंने राम मंदिर का अपमान किया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, उस विपक्ष को बिहार की जनता ने हराया है। विनाश जी, आपने इनसे उत्तर प्रदेश की बात पूछी, क्या इन्होंने 3.5 मिनट में 1 सेकंड भी उत्तर प्रदेश के विजन की बात करी? आप युवा बात करी इन्होंने? एक भी बार नहीं बात करी, क्योंकि इनके पास विजन किसी स्टेट के नहीं है। हमारे पास हर विजन हर स्टेट की है, इसीलिए हमको जनता जिताती है। हम विकास की बात करते हैं, ये विनाश की बात करते हैं, हम युवाओं के विकास की बात करते हैं, ये जंगल राज की बात करते हैं, हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, ये महिलाओं को 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की बात करते हैं। इसीलिए बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या कोई भी राज्य हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पिनाक जी अपनी डेटा टीम को उठा के देखिए, ग्लोबली पूरा एंटी इनकम्बेंसी का दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इकलौते ऐसे नेता हैं जो जितना ज्यादा गवर्न करते हैं उतनी ज्यादा उनको जनता चाहती है, क्योंकि उनका विकास दिखता है। अब इनके मैं फैक्ट को काउंटर सर एक सेकंड, क्योंकि हम आज बिहार पे हमने कल पूरा दिन चर्चा की थी, हम जरा आगे निकलते हैं। भाई आप लोग मतलब अभी एक दिन रेस्ट ले लें, जश्न मना लें, नहीं, मोदी जी ने कल ही कार्यकर्ताओं को काम दे दिया बंगाल। अब बंगाल कैसे निकलेगा? बंगाल में जंगल राज का फिलॉसफी काम आएगी, वहां दीदी भी तो काम करती है ना। परसों मैं दीदी लालू नहीं है, दीदी अलग नेता है, दीदी तेजस्वी नहीं है। पिनाश जी, परसों ही मैं दार्जिलिंग के अंदर था। अच्छा, हमारा हर कार्यकर्ता बूथ पे काम करता है और बूथ पर गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ता है। पिछली बार हम सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी बंगाल के अंदर बने थे। हमारा सिंगल डिजिट वोट शेयर था 2016 के चुनाव में, 38% वोट शेयर हो गया 2021 के चुनाव में। अब तो हमको सिर्फ 5% से वोट बढ़ाना है और 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी, क्योंकि बंगाल की माता और बहनें ममता बनर्जी से त्रस्त आ चुकी है। मैं 10 सेकंड में जवाब दूंगा कि इन्होंने नहीं, एक मिनट, बंगाल में आपने पिछली बार भी पूरा अपना अमला झोंक दिया था, सब लोग वहां बैठे हुए थे, इसमें कोई दौरान नहीं है, और इसी तरह के बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन यह बात तो आप मानेंगे कि जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी करती हैं,
लालू परिवार पे जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप है वो वहां उस तरह से इक्वलाइज नहीं किए जा सकते। उनकी एक इमेज है महिला बहनों के बीच में भी है, पिछली बार उन्होंने ही वोट दिया था। तो आप क्यों इतने बुलिश हो रहे हैं कि आप बंगाल जीत पाएंगे, क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मतलब कुछ मुझे 5 ऐसी चीजें बताइए ना कि मुझे लग रहा है कि भाई ये 5 वजह हैं जो पिछली बार से इस बार बदल गई हैं, इसीलिए मैं बंगाल जीत लूंगा। पहला, 2021 से ज्यादा हमारा संगठन बंगाल के अंदर इस वक्त मजबूत है। दूसरा, हमारा बेस वोट बंगाल के अंदर आ चुका है जो पिछली बार नहीं था। हम 38% से शुरू कर रहे हैं जहां हमको सिर्फ 5% इंक्रीज करना है। तीसरा, बंगाल में जब हम ग्राउंड पे घूमते हैं भयानक महिलाओं और माताओं बहनों के अंदर मैसिव एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ है, क्योंकि बंगाल की माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। चौथा, बंगाल के भद्रलोक और तमाम समाज के अंदर यह मैसेज जा रहा है कि बंगाल जो आजादी के बाद में हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन था, 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट पे कंट्रीब्यूट करता था, भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, आज ममता बनर्जी और कम्युनिस्टों ने उसको पीछे लाके छोड़ दिया है। वापस से बंगाल को देश का नंबर 1 राज्य बनाना यह जनभावना है और वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही इसको पूरा कर सकते हैं। और बड़ी बात, पहले उन्होंने भारी का नैरेटिव चलाया था, अब बंगाल का जनमानस जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाली पार्टी है। बंगाल से ही जन्म इस नेशनल पार्टी का हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही थे, तो इनके जितने पिछले नैरेटिव थे वो नहीं चलने वाले, हम विकास पे जाएंगे। मैं एक 5 सेकंड इनकी जवाब दूंगा। इन्होंने आपसे कहा कि भाई एक पूरा रिगिंग हो जाती है, चीज हो जाती है। मैं एक सीट की एग्जांपल देता हूं और मेरे मित्र सत्यप्रकाश जी यहाँ पे भी हैं, वो भी इसको करेंगे। यहां पे एक सीट आती है रामगढ़, बिहार के अंदर। वो सीट इकलौती ऐसी सीट है जिसपे बीएसपी जीती थी। नंबर 2 पे हम आए थे और सिर्फ 30 वोट से हम पीछे थे। क्या हमने बोला कि कोई चोरी हो गई? अरे कहते चुनाव चोरी हो गया, 30 वोट से हम एक सीट को हारे, वहां कुछ नहीं हो सका। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दरअसल इनकी दिक्कत ये है कि इनको सबको ये बोलना इसीलिए पिनाश जी क्योंकि इनको अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है। वहां उनको लालू परिवार को प्रोटेक्ट करना है, या इनको अखिलेश परिवार को प्रोटेक्ट करना है, वहां राहुल परिवार को प्रोटेक्ट करना है। इनको जनता की नहीं पड़ी, ना इनके कार्यकर्ताओं की पड़ी है, इसीलिए इनकी दिक्कत है। ठीक है, चलिए जरा शोएब जमाई साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। मतलब क्या किया आपने, मतलब क्या फॉर्मूला अपनाया जहां पर तेजस्वी और राहुल पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि मुस्लिम वोट तो हमारा है, कंसोलिडेट हो जाएगा इस बार हराने के लिए, बटेगा नहीं कटेगा नहीं, ये पूरा फॉर्मूला चल रहा था। ओवैसी साहब ने कौन सा जादू चला दिया कि आप तो कांग्रेस से भी आगे निकल रहे हैं? असल में दूल्हे भाई का जादू है ही ऐसा कि जबरदस्त चलता है। लेकिन सीमांचल के आवाम का शुक्रिया, बहुत ग्रेसफुली सर झुका के इसको कबूल करते हैं और ये एक जिम्मेदारी है। आज का दिन हमारे लिए सोचने का भी मकाम है कि शायद हम और भी सीटें जीत सकते थे। और राजनीति, ठंडी राजनीति नहीं की जाती है, संघर्ष किया जाता है, चिलचिलाती धूप में मेहनत किया जाता है, तपती धूप में मेहनत किया जाता। और हमारे बिहार की यूनिट ने, हमारे साथियों ने वो संघर्ष किया जिसका इनाम मिला। जनता ने भरोसा किया, एक ऑप्शन के तौर पर जो है एमआईएम को देखा उन्होंने सीमांचल में, और जनता का मत आपके सामने है। हम किसी को इल्जाम नहीं लगाते। तो क्या करेंगे इस बार? हमारे ऊपर जिम्मेदारी, फिर से टूट के इधर उधर चले जाएंगे या बचे रहेंगे इस बार? जिन्होंने पिछली बार गलतियां की उनका क्या हाल हुआ आप देख लिए। जो कि हाट का जो हमारा विधायक जो आरजेडी में चला गया था वो 4थे नंबर पर आया, जबकि वो मंत्री थे बिहार में, शहनवाज हुसैन। तो लोगों ने देख लिया। तो लोकतंत्र में कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी बपौती है, जनता कभी भी ड्रिफ्ट कर जाती है। इस बार एमआईएम ने दिखा दिया कि 2020 हमारा फ्लूक नहीं था, बल्कि वी कैन रिपीट दैट, और रेप्लिकेट किया हमने, उससे बेहतर परफॉर्म किया। कांग्रेस से ज्यादा बड़ा स्ट्राइक रेट है। कांग्रेस 66 सीटों पे लड़ी, 5-6 सीट लेके आई। हम 20 सीटों पे लड़े और हम 6 सीटें लेके आए। हमारा स्ट्राइक रेट 3 गुना ज्यादा है कांग्रेस से। अब कैसे कैसे आपने मुस्लिमों को ये मनाया कि भाई कांग्रेस के साथ मत जाओ? देखिए, क्योंकि वो तो कांग्रेस तो मुसलमानों की हितैषी है। हमने पहले ये मोदी कहा जी कहते हैं माओवादी मुस्लिम लीग पार्टी है। ये जो जहन में जो लोगों ने चलाया था ना कि ये तो बी टीम है जी, वोट कटवा है, फिर 10 सीटें हरवाई हैं आपने। सुनिए, अब मैं बताता हूँ किसने किसकी हटाई। नहीं, देखिए अभी आंकड़े भी रखेंगे आपके सामने। तो पहले हमने कहा कि 6 सीटें आप हमें दीजिए, गठबंधन कीजिए हमारे साथ। उन्होंने अहंकार और घमंड में नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जब 6 सीटें नहीं दी हैं तो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो यादव समाज से बनेंगे और साहनी समाज से जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और मुसलमान क्या दरी बिछाएगा। तो मुसलमानों को ये लगा कि जिस 18% समाज की आप बात नहीं कर रहे, उसका तिरस्कार कर रहे, वो कहां जाएगा। अब ये जो रिजल्ट आया है, इन्होंने कहा कि हमारे ओवैसी साहब को तेजस्वी जी ने कहा है एक्सट्रीमिस्ट है, हालांकि उनको स्पेलिंग नहीं आती वो इंग्लिश में, एक्सट्रीमिस्ट है हम।
और हमें एक्सट्रीम प्यार मिला है सीमांचल की जनता का, बिहार की जनता का। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें कहा गया वोट कटवा। 6 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने हमारे वोट काट लिए। अगर ये कांग्रेस वोट ना काटती अब तो आप हम उनको वोट कटवा कह रहे हैं? जी, आंकड़ों के साथ। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ, देखिए, वो ठाकुरगंज एक ऐसी सीट है जहां पे जेडीयू जो है वो नंबर 1 पे रही और 700 वोट से हमारे कैंडिडेट सेकंड नंबर पे रहे। ठीक है। और थर्ड नंबर पे महागठबंधन से कैंडिडेट थे कांग्रेस की। वो जितना वोट कम लाए हैं उतना ही वोट से हमारा कैंडिडेट हारा है। अब बताओ वोट कटवा कौन? ऐसी 6 सीटें हम आपको बता सकते हैं जहां कांग्रेस ने हमारे वोट काट लिए, वरना हम 12 सीटें ला सकते। देखिए, लोकतंत्र जो है ना वो आईना दिखा देता है। हमने ये कहा महागठबंधन से कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बदल दिए। आप जो समझते हैं कि हम राहुल गांधी जी बीच में कोलंबिया चले जाएंगे, फिर वहां घूमने चले जाएंगे, फिर नानी घर चले जाएंगे, फिर खाला के यहाँ चले जाएंगे, फिर फूफी के यहाँ चले जाएंगे। भाई, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे राजनीति करती है, तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटे का पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब सीरियस हैं बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। हम 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए आज छोटी पार्टी होने के बावजूद भी हमारा इंपैक्ट इतना बड़ा है। चलिए, तो यानी बहुत कि बहुत शुक्रिया। वोट बैंक को ये समझ में आ रहा है कि कौन सीरियस एक्टर है और कौन नॉन सीरियस एक्टर है। तो सतपाल जी, क्या ये बहुत एक बड़ी वजह रही है? देखिए पिनाक जी, जिन लोगों के लिए राजनीति धंधा बन गया है, जनता ने उसे नकार दिया है। जिनके लिए राजनीति सेवा का माध्यम है, जनता ने उसे बिहार में स्वीकार किया है। 20 साल से नीतीश कुमार एक सामाजिक न्याय के साथ विकास के संकल्पना पर काम कर रहे हैं। उस काम को जनता ने फिर से अभूतपूर्व सफलता दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। नीतीश कुमार जी के बारे में ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग विपक्ष ने किया, उसी विपक्ष के कांधे पे चढ़ने के लिए शोएब जमै भी तैयार रहते थे। वो चढ़ाया नहीं, वो एक अलग बात है। बिहार में महिला सशक्तिकरण का जो मॉडल रहा है पिछले 20 सालों में, वो अभूतपूर्व है और देश में सबसे अलग है। ठीक है, हमारे जो लोग थे उधर, नामदार लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी की परिवारवादी नामदार लोग थे, चाहे वे तेजस्वी जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, इन्होंने कह ही दिया कि छठ माता का अपमान। एक और बता दूं कि एक भूल गए थे, कुंभ को फालतू बताया था, जो कि एक सदियों से चलने वाला एक स्नान है ऋषि मुनियों का, हिंदू सभ्यता का। अगर आप राजनीति में सेवा भाव से जाएंगे, सेवा करेंगे तो भरोसा मिलेगा। छलावा दिखाएंगे कि हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे, तो नीतीश जी का उधर भरोसा और राजद का जो छलावा था उसमें संघर्ष हुआ, भरोसा जीत गया, छलावा को नकार दिया। तो ये भरोसा आपको भरोसा है अपने सहयोगी पर? ये जलवा उत्तर प्रदेश में और बंगाल में भी कायम रहेगा? बिहार से रास्ता जो है बंगाल के चुनाव के लिए भी निकलेगा? उत्तर प्रदेश में एक सफलतम सरकार चल रही है जो सबके साथ न्याय कर रही है और विकास के कार्यक्रम उनके जारी हैं। योगी जी उसी भांति काम कर रहे हैं जिसमें एक नेता पर कोई दाग ना हो। योगी बहुत ईमानदार नेता है, देश में वो काम कर रहे हैं। बंगाल पे मैं आ रहा हूं। आपने कहा बंगाल में ऐसी बात नहीं है। बंगाल में ममता दीदी की बात मैं बता रहा हूं, बंगाल में जो ममता दीदी हैं उनकी दादागिरी समाप्त होगी। उनके कई मंत्री कई भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं। एक उनकी सांसद भी हैं जो उन पर जांच चला था, वो संसद के अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को किसी और को बेच चुकी थी। मेरा सवाल दूसरा है, मैं दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पे आऊंगा कि देश में अब सरकार उसी की बनेगी जो जनता के हितों का ध्यान करेगा, उसकी अस्मिता की रक्षा करेगा, उसकी पहचान को सुरक्षित करेगा और सबसे बड़ी बात, जो उसकी संस्कृति है उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। आप सिर्फ इस बात से नहीं राजनीति कर सकते हैं कि मैं तुमको इतना खटाखट बांट दूंगा, मैं तुमको चटाचट कर दूंगा, तो जनता ने उनको सफा चट कर दिया। हम जुगनू लोग थे, हमने बहुत संघर्ष किया है, तो फिर जुगनुओं ने अंधेरों से लड़ाई जीत ली। उनके तो सूरज चांद तारे सब रोशनदान में रखे रहे। तो इस संघर्ष से हम आगे बढ़े। नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 3% कुछ विकास दर था बिहार का। पहले ही टर्म में 11.3% देश में लेकर आए। ऐसा कोई गांव नहीं जहां बिजली नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहां नल का जल नहीं, ऐसी कोई महिलाएं नहीं। पॉलिटिक्स जो है वो मैं एक महिला सशक्तिकरण पे आता हूं। ये कहते हैं ना, आपने घूस दे दिया 10,000। 2006 में जीविका दीदी बनाया था वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के। आज उन दीदियों में 32 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं। वो रसोई दीदी हैं, उनके अपने स्वरोजगार के कार्यक्रम हैं, चाहे वो गाय पालती है, बकरियां खिलाती है। और एक महत्वपूर्ण, ये वो दीदियां हैं
जो 15 साल राजद की सरकार जंगल राज सर, में तो स्कूल नहीं जा बंगाल में पाई, ममता दीदी भी वो तो पढ़ अपनी नहीं दीदियों पाई। का ख्याल रख रही है ना, इस वो बात भी को इस तरह की समझिए। अपीसमेंट पॉलिटिक्स करती हैं, वो भी इस तरह से महिलाओं का भी ध्यान रखती हैं, राशन भी बांटती हैं, वो भी तो अपना इसी स्ट्रैटेजी पे चलती हैं। भाई नहीं, जिसकी सरकार होगी वही फ्रीबीज दे सकेगा, नहीं, ममता- वही अपीसमेंट या अपीसमेंट के लिए, या फिर चलिए मैं कहती हूँ आप जन कल्याणकारी योजनाएं चला सकेगा, इलेक्शन के देखिए, पास ज्यादा चला सकेगा। ममता दीदी की हार एक बार तो वो खुद अपना सीट हार चुकी हैं, और दूसरा अगर बंगाल देश की मुख्य धारा की राजनीति और विकास से नहीं जुड़ पाया तो इसमें ममता दीदी की असफलता है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से वहां मुख्यमंत्री हैं, तीसरा टर्म होगा उनका, तो चौथे टर्म में जनता वहां तय करेगी कि क्या हमें आत्मनिर्भर भारत होने वाले नरेंद्र मोदी जी की रास्ते पे चलना है, जो ये कह रहे थे मोदी मत, वो आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और दुनिया में अर्थव्यवस्था में चौथी पहचान, और सबसे बड़ी बात कि बंगाल की जनता में जो विभेदीकरण उन्होंने किया हुआ है ममता दीदी ने, उसको नमस्कार वहां की जनता करेगी, क्योंकि यहां तो सबका साथ और सबके विकास का नारा है। आप बताइए, जब केंद्र सरकार ने किसान योजना के तहत पैसा दिया तो बंगाल के किसानों को नहीं मिला? क्या उनको घर नहीं मिला? क्या उनको राशन नहीं मिलता? क्या उनको विश्वकर्मा योजना का हर योजना से पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ था, पिछली बार भी थे मोदी जी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, हमें अगर हम इनसे रियलिस्टिक होने के लिए कह रहे हैं तो फिर आपसे भी कह रहे हैं कि भाई किसी कोई काम कंक्रीट किए वजह होंगी, सत्ता में वापस तो नहीं आएगा, ये बात तय है। चलिए, बिहार ने जंगल राज वाले प्रतिनिधियों को निपटा दिया अच्छे से, ये बिहार ने अच्छा संदेश दिया है। बिहार की जनता को बहुत बहुत सलाम और प्रणाम करता हूं। काम कर सकते हैं जी। एक सवाल जी, गुड इवनिंग सर। मेरा विपक्ष से यही सवाल है कि आप लोग कहते हैं कि एनडीए महिलाओं को वोट बैंक पॉलिटिक्स मानती है, पर आपको नहीं लगता रिजल्ट के बाद जो क्लीन स्वीप मिला है कि महिलाएं अभी भी बीजेपी के अगेंस्ट हैं या फिर आपको वोट देना चाहती हैं? धर्मेंद्र यादव जी, देखिए, कोई भी वोट बैंक नहीं मान रहा है, हम मुद्दों की बात करते हैं। नहीं, उनका सवाल ये है कि भाई महिलाएं अगर उन्हें पसंद कर रही हैं, मैं सही समझ रही हूँ, तो पसंद कर रही हैं तो कर रही हैं। हाँ बिल्कुल कर रही है ना, किसी का कोई विरोध तो हो ना। आप उसमें फिर चुनाव आयोग पर क्यों चले जा रहे हैं? नहीं, हम अपने चुनाव आयोग पे से चले जाते हैं। महिलाएं वो कह रही हैं कि उनको पसंद आ रही है उनकी योजना, बिहार का मतदान 20% बढ़ गया और ये चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। बिहार में लंबी कतारें थी और ये चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। ये चुनाव आयोग पे तोहमत लगाकर अपनी हार का ठीकरा उस पर फोड़कर अपनी चेहरा छुपाने के फितरत को बंद करिए, नहीं तो फिर नकारे जाएंगे। भाई मोदी जी ने भी सलाह दी है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स बंद करो, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। जैसे आपने पॉजिटिव वो 10 लाख के नंबर ढूंढे हैं ना, ऐसे बाकी चीजों में भी ढूंढने की कोशिश करें। चुनाव आयोग पे कोई खामखा एलिगेशन नहीं लगा रहा है, तथ्य के साथ लगा रहा है। अगर कोई एक मॉडल आके देश के बाहर की मॉडल आकर के अपने देश में 22 वोट कर दे, ये सवाल नहीं हो सकता। अब सुन लीजिए, बोलने दो भाई, तो भाई जांच हो रही है ना, अब मेरी बात सुनिए। अब 6 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बताया कि बिहार में जो वोटरों की संख्या है वो 7,43,55,976 वोट है, और जब 11 तारीख को वोट खत्म हो गए, महिलाओं की पसंद नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं अंतर बता रहा हूँ। सवाल है उतना सवाल पे रहिए ना, उसमें चुनाव आयोग पे आपने कहा, सवाल के साथ चुनाव आयोग को जोड़ा आपने, इसलिए मैं उन्होंने कहा ना कि भाई महिलाएं अगर वोट दे रही हैं तो विपक्ष मान क्यों नहीं देता? मैं जस्टिफिकेशन देके उस पर आ जाऊंगा। मैं 11 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, चुनाव आयोग ने जो डेटा रिलीज किया, उसने बताया कि 7,45,26,858, जिसमें से 1,70,000 फालतू वोट आ गए। अब उसके बाद एसआईआर फाइनल हो चुका था, लिस्ट फाइनल हो गई थी, रोल लिस्ट फाइनल हो गई थी, तो 1,70,000 जो फालतू वोट आए, एसआईआर का मुद्दा जो बड़े वाला सर है ना, वो जनता ने क्या नकार दिया? मैं ये भी सोचने की थोड़ी कोशिश कीजिए। कल अखिलेश जी का जो पहला रिएक्शन था वो भी उसी पर था। तो अगर सुनिए, मैं आप हमारे मित्र हैं, महिलाओं वाले पे आप क्या सवाल करते हैं? अरे आपने बोल लिया भाई, जब आप सवाल ही ध्यान से नहीं सुने तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर यहाँ से हम अपनी हार का ठीकरा बार बार एसआईआर के नाम पे फोड़ेंगे और इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तो चीजें आगे बेहतर नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि एसआईआर जब मुद्दा आया था, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्शन कमीशन से मिलके गए थे और 9,000 नामों की लिस्ट हमने दी उनको कि ये डिलीट हुआ, आप उसको ऐड कीजिए। मेरे को बताइए, कांग्रेस के डेलीगेशन ने कौन सा नाम इलेक्शन कमीशन को दिया था जिससे इसमें वो ऐड हो सके? सवाल ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का मंशा आरोप लगाना है या मंशा करेक्ट करना है, ये भी इंट्रोस्पेक्ट करना है। आप एसआईआर का विरोध बिहार में करते हैं और एसआईआर का समर्थन महाराष्ट्र में कर रहे हैं। नहीं है वो इनकी बात एसआईआर का विरोध हमने भी किया, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन से जाके मिले
सर उस मेरा problem को सवाल identify जेडीयू से है और बाकी सभी पार्टियों से भी है। जैसे अभी आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी, तो ये जैसे आपने 10,000 रुपए वाला करा था, तो ये आपको चुनाव के टाइम पे ही क्यों याद आता है? और दूसरा सवाल मेरा समाजवादी पार्टी से है, जैसे महागठबंधन ने एआईएम को साथ में ना लेके गलती करी, आप यूपी में भी यही गलती करोगे या साथ में लोगे? यूपी में लोगों को साथ ले लोगे? कुछ गठबंधन बनेगा यूपी में या यही गलती दोहराओगे? नहीं देखिए, गठबंधन के बारे में मैं आके आपको बताऊं, वो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं टीवी पे आके बताऊं। गठबंधन इच्छा है आपकी, बिल्कुल पर्सनल है। इच्छा है कि होना चाहिए? सबको साथ लेकर के हम चलेंगे। बगल वाले साहब को साथ ले लेंगे, आप जाएंगे साथ? यही सवाल। हाँ जमाई साहब साथ जाएंगे देखिए राजनीति या में बड़े तो हो गए अब? फैसले जो है उस हिसाब से लिए जाते हैं, जब यूपी के चुनाव की बारी आएगी तो देखेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग मुसलमानों को दरकिनार करते आए हैं, लीडरशिप से उसको पीछे करते आए हैं, उनका हिसाब जरूर होगा और ये तय करना पड़ेगा। देखिए मैं, चूंकि हमारे एनडीए के साथी जो यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा हमारी जिम्मेदारी थी सीमांचल के मुद्दे को सामने लाना। अब ये भी बताएं कि सीमांचल के डेवलपमेंट और सीमांचल डेवलपमेंट फंड के लिए आप क्या करेंगे, इसका भी कोई रोड मैप होना चाहिए। ठीक है। या फिर जो आपको जनता ने मैंडेट दिया है उसको कैसे ठीक है, जस्टिफाई उस पर करेंगे। बात करेंगे। सवाल जी, आपके पास सवाल है? जल्दी से। सर एक डाउट मेरा भी, बहुत छोटा सा डाउट था कि जैसे बीच में जब गवर्नमेंट स्विच हो रही थी बार बार, तो एनडीए में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे कि पहले पुल बन रहे थे, कुछ 17 दिनों के गैप में 12 पुल गिरे थे बिहार में। वो क्यों गिरे? लेकिन 1900 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट गए हैं, 1200 करोड़ उसको तो आप रिपेयर कह रहे हो के। पुल क्यों गिरे? अब नहीं, वो तो लेकिन इंजीनियर तो वो बताएगा, जनता का सवाल पैसा क्या है? जा कहाँ रहा है एट द एंड, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो ये पैसा घुमा के लेके ठीक है, कहाँ अब ये जा रहे तो हो? ये तो एक प्रश्नों का मिनट, ठीक जवाब है। दूंगा। मैं एक मिनट आप दीजिए। मैं मतलब दो पीछे- प्रश्नों का नहीं, नहीं, जवाब पीछे दूंगा। मुश्किल सवाल भी होने एक चाहिए। जवाब देता हूं। हाँ, मैं एक मिनट, इनका बहुत छोटा दूंगा। जवाब दीजिएगा, सवाल ज्यादा लेने की इच्छा है हमारी। हाँ इनका भी है चुनाव हाँ, को बोलिए। लेकर। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे बिहार से इतना एस्पिरेंट निकलता है, इतने पेपर लीक होते हैं, और जैसे अभी इन लोगों ने कहा कि बीजेपी का एम है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आए दिन पुल गिरते हैं, ये सब होता है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, फिर जो अभी ऑपोजिशन ने इतने सारे एलिगेशंस लगाए, उसके बाद भी 202 सीटें ले जाना। भाई पुल तो गिरे हैं, तमंचे भी चले हैं, फिर कैसे जीत गए? पुल बनाने का सपना था, बिहार में बहुत सारे पुल बनाए। जब राजद या इन लोगों ने मिलकर जितने पुल 70 साल में नहीं बनाए ना, उसका 10 गुना पुल बनाया। रुकिए, कुछ पुल उनमें से अगर गिरे तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर में यह है कि फाइन होगा दुगुना, जितना देर होगा उतना ज्यादा फाइन होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ और दोबारा पुल बनकर खड़ा हुआ। तो करने का सपना है, कुछ बदमाश लोग होंगे, कोई कमी रही होगी, उसको ठीक किया। ठीक है, तो लेकिन जनता पुल ने कम से बनाया। कम अपने वोटर अब टर्नआउट में उस इनका- कमी को इनका एक दरकिनार प्रश्न किया। है कि सर एक सवाल ठीक है, बचेगा, पूछ मैं ले। मेरी कोशिश है छोटे छोटे जवाब देने की, ज्यादा सवाल नहीं। मेरा समाजवादी पार्टी से एक सवाल है, जैसा आप कह रहे हो वोट चोरी, क्या आपको लगता है कि बिहार में भी हुआ है? वो मैंने फैक्ट बताया ना आपको। नहीं मैं आपकी बिल्कुल हुआ है, बताता रहा हूं मैं फैक्ट बता रहा हूं। अच्छा कांग्रेस की किसी का वोट सर चोरी नहीं हुई। सर एक सेकंड रुको सारण सर, आपसे एक सवाल है। आम आदमी पार्टी की किसी का वोट चोरी नहीं हुई। सर, 40 सीट को ले उत्तर प्रदेश तक आपको वोट लगता है कि चोरी बिहार नहीं में भी हुई। हुआ है, तो फिर जो मुझे लगता एसआईआर है इन लोगों के अच्छा, ये दिमाग बताइए में, कि- एक मिनट रुकिए। अरे इन बच्चे का लोगों सवाल है भाई, आप क्या बोल रहे हो गई है। हैं? मेरे से जवाब चाहिए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? हाँ तो अरे सर बोलिए। जैसे मैं कि कह रहा हूं कि अगर 6 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास अरे 7 सर, करोड़ 6 से वोटर आगे हैं, बढ़िए अरे ना। 11 को कहता है कि 1 करोड़ 70 लाख बढ़ गए, ये कहां से आए? बिहार के इतिहास ये में वोटर कहां से आए? पहली बताइए ना मुझे, बार कौन एक वोटर? कार्यकर्ता ने रीपोलिंग के लिए नहीं बोला। कौन वोटर है ये? क्या फिलहाल कौन वोटर कह रहे हैं आप? अरे Zero सुन reporting लो, किया फैक्चुअल है। डेटा पे एक बार बात कर लेते हैं। और सुनिए, धर्मेंद्र जी, सर, एक बार एक फैक्चुअल सेकंड, डेटा पे बात कर धर्मेंद्र लो, जी, नैरेटिव एक तो बहुत सेकंड, बढ़िया आप पीडीए के फॉर्मूले पे चलते हैं ना। दूसरी बात। SC ST सीट पे जहां उम्मीदवार खड़े किए थे वहां पर स्ट्राइक रेट 95% से ज्यादा है बीजेपी एनडीए का। ठीक है, जहां पर ईबीसी थे, ओबीसी थे, वहां पर भी स्ट्राइक रेट ज्यादा है। और 202 सीटों में तो लिटरली आप मान के चलिए हर जगह स्ट्राइक रेट ज्यादा है। वैश्य, कुर्मी, हर जाति साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। तो भाई आपके पीडीए फॉर्मूले में भी तो सेंधमारी हो सकती है ना? टेंशन नहीं हो रही ये कि तो भाई उन्होंने कोई ऐसा क्रैकडाउन ढूंढ लिया है कि जिससे उसमें भी सेंधमारी कर देंगे? वही मोदी भाई जो- चलो, पिछली बार गलती हो गई मोदी मत उनसे। जो है ना, मोदी मत अरे। मेन फार्मूला है इनका, उसके एल्गोरिथम जिनका को हम समझ रहे हैं। मानसिक तो फिर सुनिए। चुनाव ही मत दिवालियापन लड़िए। वैसे होते हैं। नहीं, नहीं। अब सुनिए, मानसिक अब दिवालियापन सुनिए, होता है, ऐसे होते हैं। नहीं, मत नहीं, कहिए अरे ये। सुनिए। ये ऐसे ही अखिलेश यादव अरे को बीच सबसे में मत बोलो भाई, बड़ा आपके बीच में बोला नहीं मैंने। बीच में मत बोलो। पार्टी के प्रवक्ता अरे आके बीच में मत बोलो, खामियों को बिगाड़ते थे। जवाब सवाल वो पूछेंगे, जवाब मैं दूंगा। एक और बीच में सवाल बोले एक हम। और सवाल। और बोलो, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल, सीटें और बिल्कुल, बढ़ेंगी। बिल्कुल, और एक बोलो। मिनट, एक मिनट, जरा पीछे से जरा सवाल एक पिनाक जी, आ रहा है। एक 22 सेकंड, सवाल ले लेते हैं। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने अभी देखा हमारा पूरा यूथ कंफ्यूज है कि वोट चोरी हो रहे हैं कि वोट गिने जा रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल ही हो रही है कि वो ये चीज़ यूथ तक पहुंचा ही नहीं पा रही। हम सब कंफ्यूज है कि हमारा वोट काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रदीप जी, ये फेलियर है गवर्नमेंट का सत्ता में हमारा। आप हैं,
इस कंफ्यूजन को बहुत ही क्लियर कट दूर करना होगा कि अगर ये नैरेटिव बन रहा है, यूथ कंफ्यूज हो रहा है, तो डाउट आना अच्छी बात नहीं है इस तरह के संस्थान। देखिए पिनाज जी, मेरा मानना यह है कि बिहार की जनता ने, युवाओं ने इतना मत डालकर और महिलाओं ने इतना मत डालकर रिकॉर्ड वोटिंग परसेंटेज बिहार के अंदर आजादी के बाद होकर, जिसमें 0 कंप्लेन, 0 रीपोलिंग होकर यह बता दिया कि बिहार में 0 कंफ्यूजन है। जब आप भी वोटिंग बूथ पे जाएंगी, आप भी ये पता चल जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इनके पास काम धाम नहीं है, जनता की सेवा नहीं करते, सिर्फ कंफ्यूजन फैलाते, इसलिए इनकी दिक्कत है। बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी एक लाइन के बाद मुझे ब्रेक लेना है। इंपॉर्टेंट है वोट चोरी पर ये जवाब देना। अगर किसी को लगता है कि इस बूथ पर कोई वोट चोरी हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट का खटखटा सकता है और वीवीपैट को गिनती में मिलवा सकता है। वो काम ये नहीं करेंगे, बाजार में घूम के बस वोट चोरी, माहौल बनाते हैं, काम नहीं करते। गलती छिपाने का ठेकरा है इनका। फेक नैरेटिव बना रहे हैं। जल्दी से छोटा सा जवाब। वीवीपैट खुले रोड पर बाजार में गिर जाए, नहीं, ये और इलेक्शन कमीशन कोई चिंता नहीं करता। सुनिए, एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। सर, हमें अपने कार्यक्रम को यही थामना होगा। आपकी पॉजिटिविटी को सलाम, उनके इलेक्शन लड़ने के जज्बे को सलाम के एक दिन भी जश्न नहीं मनाते हैं, अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।